स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें किसी को यूनिवर्स के बीच में खड़े होते हुए दिखाया जाता है, जो कि अपनी स्वॉर्ड पकड़कर किसी को देखने में लगा हुआ है। और कोई बता रहा होता है कि जब वह अपने कदम कहीं पर रखता है तो वहां पर सुनामी आ जाती है और बड़े बड़े पहाड़ भी उसके सामने कुछ भी नहीं लगते। और तभी वह कैरेक्टर सीधे जाकर किसी से भिड़ जाता है और एक जोरदार धमाका होने के कारण ब्लू कलर की लाइट की रोशनी निकलती है और तभी वह ब्लू कलर की रे किसी चीज से जाकर टकरा जाती है, जिसके कारण वह टूटना चालू हो जाती है और वहां पर एक जोरदार धमाका दिखाया जाता है और वो चीज पत्थर पत्थर हो जाती है और टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी किसी का हाथ बहुत बड़ा सा आता है और वो सिर्फ हाथ ही नहीं बल्कि में वह मॉन्स्टर भी बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, जिसका कोई फेस नहीं होता, देखने में बस एक नॉर्मल स्टैचू लग रहा होता है। और वह बंदा उस मॉन्स्टर से फाइट करने में लगा हुआ है और अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। और बताया जाता है कि जब यह जंप करता है तो हेवंस भी इसके सामने कुछ नहीं लगते, वहां तक बिना किसी परेशानी के वह जा सकता है और डायरेक्टली उस मॉन्स्टर के मुंह पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है और अपनी फुल फोर्स के साथ उस पर अटैक कर देता है, जिसके कारण वहां पर एक पिंक कलर की लाइट बीम निकलती है। और बताया जाता है कि जब ये अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करता है तो कोई भी उसके सामने आता है वो टिक नहीं पाता, वह किसी भी चीज को चीर कर आगे बढ़ सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वह अपनी स्वॉर्ड से अंदर घुस रहा होता है उसे मारने के लिए और डायरेक्टली उस पर एक और धमाकेदार अटैक कर देता है, जिसके कारण वहां पर एक और बड़ा धमाका होता है और वह मास्टर अभी भी उसके सामने खड़ा हुआ है। और उसके बाद उस मॉन्स्टर की उस अटैक के कारण गर्दन कट जाती है और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और वहां पर ऐसे ही कई सारे धमाके होने लगते हैं और वो उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है और बताते हैं कि इसकी जो इच्छा है वो गॉड की इच्छा के सामने भी कुछ नहीं है, वो गॉड से भी ज्यादा पावरफुल है। तो अब हमें पता चलता है कि जिस बंदे से ये फाइट करने में लगा हुआ है, कह सकते हो एक पॉइंट पर कि ये गॉड से फाइट कर रहा है। और उस मॉन्स्टर को हराने के बाद कहने लगता है कि इस मॉन्स्टर से फाइट करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि न जाने मुझे कितना समय हो चुका है इससे फाइट करते करते। और यही हमारे इस सीरीज का एमसी है, यानी कि मेन कैरेक्टर। और एमसी कहने लगता है कि चलो अब मैंने इसे हरा दिया है, अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो मॉन्स्टर होता है उसका जो सर है वह अभी भी बोलने में लगा होता है और वो हमारे एमसी से कहने लगता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ पर मार दिया तो तुम इस अबायस में हमेशा हमेशा के लिए फंस जाओगे इस अंडरवर्ल्ड में। क्या तुम सच में मेरे साथ यहाँ पर मरना चाहते हो? लेकिन हमारा एमसी उसके जवाब में कहने लगता है कि सबसे पहले तो तुम्हें मारना ही मेरा सबसे बड़ा काम है, बाकी की चीजें हम स्टेप बाय स्टेप सोचते रहेंगे, लेकिन अभी तुम मर जाओ। और वापस से अपनी स्वॉर्ड उठाकर उस पर अटैक करने लगता है। तभी वह गॉड उससे कहने लगता है, क्या यही तुम्हारे सच में इंटेंशन थे? क्या यही कारण है मैं इसलिए तुमसे हारा? और इस वक्त गॉड अपने लास्ट मूव को करने लगता है और उसकी आंख खुल जाती है जो अभी तक बिल्कुल नहीं खुली थी और उसमें ऐसा दिखाते हैं जैसे कि उसने पूरा का पूरा यूनिवर्स खोल दिया हो। अभी ये स्पेस में फाइट करने में लगे हुए हैं और तभी वहां पर थोड़ी सी बिजली कड़कती है, लेकिन हमारा एमसी वहां पर रुकता नहीं है और उसकी पावर को उसे इस्तेमाल करने से रोकते हुए डायरेक्टली अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है, जिसके कारण वहां पर जोरदार लाइट चमकने लगती है और वह गॉड में बहुत ज्यादा बिजली भी कड़कने लगती है उसका अटैक न होने पाए इसलिए। और वो लास्ट में उससे कुछ कहने लगता है, लेकिन वो चीज तो हमें अभी नहीं बताई गई, वो तो हमें बाद में पता चल जाएगी। लेकिन हमारा एमसी कहाँ हार मानने वाला और उस गॉड को उसने हरा दिया और मरते मरते गॉड उससे कहने लगता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम ऐसे पहले बंदे हो जो कि अपने बिना कुछ खोए आगे बढ़ सकते हो। तभी नेक्स्ट सीन में हमारी स्टोरी की टाइमलाइन चेंज होती है और बताया जाता है कि ये मिंग डायनेस्टी के बारे में और ये फॉरबिडन प्लेस है और इस प्लेस के बारे में थोड़ी डिटेल्स बताई जाती है और बताया जाता है कि इस बार इस एरा में जो ग्योनचंग पैलेस है वो सबसे ज्यादा स्प्लेंडेड और सबसे ज्यादा बेस्ट बनाएगा माना जाता था, क्योंकि वहां पर एम्परर रहा करते थे। लेकिन यहाँ की रियलिटी कुछ और है, क्योंकि यहाँ पर उस हेवन यानी कि उस एम्परर से भी ज्यादा पावरफुल बंदा रहता है, जिसका मुकाबला तो वो एम्परर भी नहीं कर सकता और एम्परर उसके सामने कुछ भी नहीं है, सिर्फ चींटी समान है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो इस जगह का जो मास्टर है उसकी जगह एम्परर से भी ज्यादा पावरफुल है, मतलब ज्यादा टॉप पर कह सकते हो। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये हेवनली गॉड पैलेस का मास्टर और हेवनली डिमोनिक कल्ट का लीडर और इसका नाम जिन यूसियोंग है। और बात करें इसकी पावर की तो ये एब्सोल्यूट पावरफुल है, पूरे के पूरे इस वर्ल्ड में कोई भी इसे हरा नहीं सकता, ये गॉड के समान है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त ये अपने आप को बहुत ज्यादा बोर फील करने में लगा हुआ होता है और कहने लगता है कि मैं तो बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ। और अपने आप से ही बात करते हुए कहने लगता है कि मैं बहुत ज्यादा क्रेजी था जो पूरे के पूरे यहाँ पर सभी के सभी स्टेट्स को यूनिफाई कर एक बड़ी कंट्री बना दी और यहाँ पर मैं अपनी लाइफ और वेल्थ को एंजॉय करने में लगा हुआ हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। मुझे लगता है सेक्ट लीडर का जो रोल है मुझे स्टार्टिंग से लेना ही नहीं चाहिए था।
नहीं, मुझे लगता है कि मैं गलत सोच रहा हूँ। मुझे तो सबसे पहले तो इस हेवनली डीमन कल्ट में इतना ज्यादा डिवोटेड नहीं होना चाहिए था, और वो अपने आप से इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है कि मुझे तो यहाँ पर पैदा ही नहीं होना चाहिए था। तभी वहां पर पीछे से एक बंदा आ जाता है और उससे कहने लगता है, हे लीडर, आपका जो सबॉर्डिनेट्स है वो सारे के सारे सुनने में लगे हुए हैं, आप इस तरीके से अपनी इज्जत का कवाड़ा नहीं कर सकते। तभी एमसी चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है, क्या तुम कहना क्या चाहते हो? क्या अब मेरे मन में जो है वो मैं कह भी नहीं सकता? ये बात सुनने के बाद वो बंदा उससे कहने लगता है कि आपको अपने सम्मान और इंटीग्रिटी के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप ही इस तरीके से हरकतें करोगे तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? ये सुनने के बाद एमसी भड़क पड़ता है और उससे कहने लगता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। मुझे इन चीजों, छोटी मोटी चीजों से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। लोग जो चाहे वो सोच सकते हैं। वैसे एक बात बताओ, क्या तुम मेरे पीछे इसलिए खड़े हुए हो ताकि तुम मुझे गार्ड कर सको? तभी ये बात सुनने के बाद वो बंदा कहने लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, और इसका मजाक उड़ाते हुए हमारा एमसी हंसने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम सच में मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो? यहाँ पर तो ऐसी बात हो गई कि एक टाइगर यानी कि एक डॉग किसी ड्रैगन को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ है, और उसके आजू बाजू उड़ते उड़ते उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहने लगता है, क्या तुम मुझे हरा सकते हो? तभी वो बंदा उससे कहने लगता है, मुझे पता है कि मैं आपके सामने इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ और ना ही मैं आपको हरा सकता हूँ, लेकिन कभी कभी इंपॉर्टेंट सिचुएशन में मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ आपकी जान बचाने के लिए। ये बात सुनने के बाद एमसी और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार ऐसी सिचुएशन कब आएगी? मुझे ऐसी सिचुएशन झेलनी है और इसको एंजॉय करना है। आखिरकार तुम मुझे ऐसा क्यों नहीं बताते हो? क्या हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है करने के लिए? मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ। क्या यहाँ पर कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेरे खिलाफ यहाँ पर प्लानिंग करने में लगी हुई है, या फिर मुझे हराना मारना कुछ भी करना चाहती है? जल्दी बताओ अगर ऐसा कुछ है तो। या फिर डार्कनेस में जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पर रेबिलियन करना चाहती है? क्या यहाँ पर कुछ अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि मेरे यहाँ होने से बिल्कुल भी खुश नहीं है? अगर हैं तो मुझे जल्दी से बताओ। साला बोल तो ऐसे रहा है कि जैसे कि ये चाहता ही है, ऐसा ही चाहता ही है बल्कि मैं, क्योंकि इस वक्त ये काफी ज्यादा बोर हो चुका है। ये बात सुनने के बाद उसका साथी उससे कहने लगता है कि जो भी आपके खिलाफ प्लॉट करने में लगे हुए थे, साजिश रचने में लगे हुए थे, मैंने उनको पहले ही निपटा दिया है। और बात करें एक्सटर्नल इन्वेंशन की, मतलब बाहरी हमले की, तो जो मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं वो वेस्टर्न रीजन में ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट करने में लगे हुए हैं, तो आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तभी अचानक से उसका मूड और भी ज्यादा सस्पेंस से भर जाता है और कहने लगता है कि अगर सच में हमारे जो एल्डर्स हैं वो आपके खिलाफ खुद भी करने की कोशिश करेंगे तो मैं सभी के सभी एल्डर्स को यहीं पर निपटा दूंगा। ये बात सुनने के बाद एमसी कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें उन्हें मारने की क्या जरूरत है? वो बुढ़े लोग वैसे भी ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, उनकी तो उम्र वैसे भी हो गई है, मरने वाले हैं। तभी वो बंदा हमारे एमसी की बात सुनने के बाद कहने लगता है कि हमें उन एल्डर से निपटने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर उनके दिमाग में और उनके दिल में कुछ, उनके मन में कुछ भी ऐसी इच्छा है जो कि हमारे सेक्टर मास्टर के खिलाफ हो, तो मैं उन सभी को अभी मार दूंगा। ये बात सुनने के बाद एमसी एकदम बेकार सा चेहरा बनाते उससे कहने लगता है, हे तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? तुम ऐसा कुछ भी मत करना, ये वाकई में बहुत ही ज्यादा पिटीफुल है उनके लिए, बेचारे बेमतलब मारे जाएंगे। ये बात सुनने के बाद उसका जो साथी होता है एमसी का, वो उससे कहने लगता है कि अगर आप ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, हम उसे डायरेक्टली नहीं मारेंगे, लेकिन जो सारे के सारे जो एल्डर्स हैं वो अब मेरी निगरानी में रहेंगे। मैं अपनी सबसे ज्यादा बेस्ट सुपरविलियंस टीम को उनके पीछे लगा दूंगा ताकि हर एक पल पल की खबर मुझे मिलती रहे। अब स्पेशल सर्विलेंस उनके खिलाफ होगा। ये बात सुनने के बाद एमसी मन में सोचता है, कहने लगता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा एल्डर्स, मुझे लगता है कि मैंने सोते हुए शेर को जगा दिया है। अब आपको सर्विलियंस के अंदर ही रहना पड़ेगा अपनी पूरी पूरी जिंदगी भर। तभी अचानक से उसको ध्यान किसी चीज पर जाता है और वो किसी को अपने गेट पर नोटिस कर लेता है और उससे कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी बात है, जरा बाहर तो देखो, एक बंदा हमारे गेट पर आ चुका है। मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनल असैसिन होगा जो कि मुझे मारने के लिए आया हुआ है। तुम्हें नहीं लगता ऐसा? और हाँ, एक बात याद रखना कि अगर ये सच में एक असैसिन है तो मुझे उससे फाइट कर देना, तुम बीच में बिल्कुल भी मत कूदना। ये बात सुनने के बाद एमसी का जो साथी होता है वह उससे कहने लगता है कि आखिरकार किस तरीके का असैसिन सामने वाले दरवाजे से आप पर अटैक करने के लिए आएगा? कौन बेवकूफ ऐसा है? ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि शायद किसी के पास ज्यादा दिमाग आ गया और वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, उसे लगता है कि मुझे हरा सकता है, इसलिए वो डायरेक्टली इस टेक्निक का इस्तेमाल कर मुझसे मुझ पर अटैक करना चाहता हो। तभी वहां पर हमें एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती हुई दिखाई जाती है और वो जोड़ो जोड़ो तो चिल्लाने लगता है कि मेरे जो हेवनली डीमन है वो हमेशा पूरे के पूरे वर्ल्ड पर रूल करें, और वो अपना सर उस हमारे एमसी के सामने झुका देता है, जिसको देखकर एमसी सटक जाती है और गुस्से करते हुए उससे कहने लगता है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम ऐसा कभी भी फ्यूचर में नहीं करोगे मेरे सामने? और इस बंदे का नाम संग्रिम होता है। और जब हमारा एमसी संग्रिम पे गुस्सा होने लगता है तो वो टोटली कंफ्यूज हो जाता है और वो वापस से खड़ा होता है। तभी हमारा एमसी उसकी इतनी ज्यादा बेवकूफ भरी शक्ल को देखते हुए उससे कहने लगता है कि जो चंग है वो मुझसे ज्यादा पावरफुल है क्या?
उसके पास मुझसे ज्यादा अथॉरिटी है क्या? ये सुनने के बाद सांगरी मना कर देता है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें उसकी बातें मानने की क्या जरूरत है और तुम उस पर इतना ज्यादा ध्यान क्यों देते हो? तभी सांगरी भीख मांगने लगता है जान की और उससे कहने लगता है कि आप मुझे पनिश कर सकते हो, प्लीज मुझे मार दीजिए। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है क्या तुम सच में मेरे हाथों से मरना चाहते हो? तभी सांगरी कहने लगता है सच सच बताओ तो नहीं, मुझे मरना नहीं है। और एमसी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पर इस तरीके से क्यों लेटे हुए और मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? अब सच सच बताओ कि आखिरकार यहाँ पर मैटर क्या है और मुझे गुस्सा दिलाना बंद करो। तभी जो एमसी होता है वो उससे पूछने लगता है कि यहाँ पर तुम्हें आने में, इन्वेस्टिगेट करने में 2 साल लग चुके हैं। अब तुम मुझे बताओ वहाँ के जो हमारे टीम मेंबर्स हैं वो कैसा करने में लगे हुए हैं? उन्हें वेस्टर्न रीजन में कुछ पता चला ढंग का? और तभी सांगरी उन्हें बताने लगता है कि वेस्टर्न रीजन के पास काफी ज्यादा पावरफुल हथियार है और उनकी टेक्नोलॉजी हमारे मुकाबले में काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर हम अपने यहाँ के सेंट्रल प्लेन्स की बात करें तो हमारे जो मार्शल आर्टिस्ट हैं, और वेस्टर्न रीजन की बात करें तो वहाँ पर उनके पास पावरफुल मैजिशियंस हैं जो कि मैजिक ट्रिक्स करते हैं, और दूसरे शब्दों में हम उन्हें सॉर्सरर्स भी कहते हैं। तभी हमारा एमसी उससे पूछने लगता है कि मैं इस बात को लेकर ज्यादा क्यूरियस हूँ, इच्छुक हूँ कि आखिरकार ये वह लोग कितने ज्यादा पावरफुल है, और काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भरते हुए कहने लगता है कि अगर हमारे बगल में इतने ज्यादा पावरफुल एनिमीज है और इतने ज्यादा खतरनाक दुश्मन है तो मैं यहाँ पर सेंट्रल प्लेन में बैठकर यहाँ पर इस तरीके से मजे नहीं उठा सकता। मुझे लगता है कि वहां पर जाकर मुझे सभी लोगों को वाइप आउट कर देना चाहिए और सभी को मार देना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बताओ क्या वे लोग सच में इतने ज्यादा पावरफुल हैं? क्या मैं अटैक करने के लिए जाऊं उन पर? तभी जो सांगरेम होता है वो घबराते उससे कहने लगता है कि आप इस तरीके से हरकतें करना बंद कीजिए, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होने में लगा हुआ है। जब हमारा एमसी उसकी ये बात सुनता है तो वो और भड़क पड़ता है और उससे कहने लगता है कि तुम इस फालतू की जो फॉर्मेलिटी है उसे भूल जाओ और डायरेक्टली मुझसे कहो कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। तभी जो पीछे बंदा खड़ा हुआ होता है वो सांगरेम से कहने लगता है कि मास्टर सच में तुमसे जानना चाहते हैं और फालतू की बकवास करना बंद करो, जैसा चाहते हैं मास्टर वैसा करो। अब उन्होंने परमिशन दे दी है कि तुम सीधे डायरेक्टली बात कर सकते हो तो तुम डायरेक्टली बात करो। ये बात सुनने के बाद सांगरेम भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और वो गुस्से में आकर जोरों जोरों से चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि वो किसी नर्क के बराबर थी वो जगह, मैं हाफ लाइफ में और नहीं जाना चाहता, और गुस्से में गालियां देने लगता है। अब मैं गालियां तो नहीं दूंगा इस वीडियो में, बट आप समझ जाओगे ये क्या गालियां दे सकता है। और जब वह इस तरीके से बोलने लगता है, जब फॉर्मूला अच्छी तरीके से लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करता, गंदी गंदी बातें करने लगता है, तो सभी लोग शौक हो जाते हैं और हमारे व्यूअर्स और हम भी। तभी हमारा एमसी इसकी बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि तुमने तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल कर दिया है, और तो और तुमने मैजिक फैक्शन के 70% लोगों को अपने कब्जे में कर लिया है। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि कैजुअली फाइट पिकअप नहीं करना दूसरों से? तभी सांगरी मुझसे कहने लगता है क्योंकि जो हमारे से फाइट करने में लगी हुई है वह एक इविल फोर्स है, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मैंने अपने आप को रोकने की कोशिश की ताकि फालतू के जो कैजुअलिटीज हैं, जो फालतू के जो इनोसेंट लोग मारे जाते हैं वो कम मारे जाएं। तभी हमारा एमसी ये बात सुनने के बाद मुझसे कहने लगता है क्या वह लोग सच में इतना ज्यादा कमजोर है? और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं वेस्टर्न रीजन का जो मैजिक है वो कॉम्बैट्स के मुकाबले में स्किल की तरह ज्यादा ग्रो हो चुका है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि वो अपने मैजिक का इस्तेमाल कर चाहे अपनी इच्छा अनुसार बारिश करवा सकते हैं और एक जगह से बहुत दूर तक कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। ये सारी की बात सुनकर हमारा एमसी काफी ज्यादा बोर हो चुका है और तभी सांगरे में से एक बुक और एक क्रिस्टल देता है डायमंड जैसा देखने वाला, और उससे कहने लगता है कि सेक्ट मास्टर आप इस चीज को देखिए, शायद आप इसमें इंटरेस्ट दिखाओ। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि आखिरकार यह क्या चीज है, और सांगरे मुझे बताने लगता है कि यह चीज मुझे मैजिक फैक्शन के लीडर के द्वारा गिफ्ट में दी गई थी, और मेरी इन्वेस्टिगेशन से मुझे पता चला है उनका जो फाइनल गोल है मैजिक का वह सिर्फ एक एल्केमी है। और हमारा एमसी उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो कि उनका गोल एल्केमी है। तभी सांगरे मुझसे कहने लगता है कि उनका जो टारगेट है वो लोअर टायर की मार्शल आर्टिस्ट को कंबाइंड कर एक बहुत ज्यादा हाई टायर के हाई लेवल की मार्शल आर्टिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी पत्थर को गोल्ड में बदल देना। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि ये तुम कहने में लगे हुए वो कुछ वैसा ही लगता है जैसे कि गलियों में लोगों को बेवकूफ बनाते हैं लोग। तभी सांगरे मुझसे कहने लगता है मास्टर ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर कुछ सक्सेसफुल होने वाले केसेस और रिजल्ट्स के बारे में भी पता चला है मुझे। और बात करें उनके जो अनलिमिटेड गोल है एल्केमी के थ्रू, तो उनका जो रिजल्ट है उनका मानना है कि यहाँ से एक हायर रियलमी भी है, वो उस जगह पर जाना चाहते हैं। और इस बुक में इस तरीके की उसकी मेथड लिखी हुई है, और जो जेम मैंने यानी कि वो डायमंड जो मैंने आपको दिया है वो इसका एक मटेरियल है। तभी हमारा एमसी उस बुक को रीड करने लगता है और उससे कहने लगता है हायर रियलमी, आखिरकार यह क्या चीज है और कहना क्या चाहते हैं? तभी उसका जो साथी होता है वो उससे कहने लगता है मास्टर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जैसे कि हमारे लेजेंड्स में कहा गया है कि हमारे यहाँ मार्शल आर्ट्स रियलमी में जाना पॉसिबल अगर तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाओ, तो जैसे कि असेंट हो जाओ इमॉर्टल वर्ल्ड में। एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तभी सांगरेम कहने लगता है जबकि यहाँ पर मेज का एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आ गया है तो आप डायरेक्टली उससे पूछें तो ज्यादा बेटर रहेगा।
तभी वहाँ पर वेस्टर्न रीजन से एक रिप्रेजेंटेटिव को दिखाया जाता है। इस बंदे का नाम मुल्डेर है और तभी जो हमारा एमसी होता है वो मुल्डेर से पूछने लगता है, क्या तुम सच में क्रिएट कर सकते हो जो कि उस बुक में लिखा हुआ है, जिससे कि हायर रियलिटी में जाना पॉसिबल हो। तभी मुल्डेर उससे कहने लगता है कि थ्योरी के अनुसार तो ये सब पॉसिबल है, लेकिन रियलिटी में ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत ही संभावना है इसके होने की। तभी हमारा एमसी जब इस मुल्डर को बात करते हुए देखता है तो उससे कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, और पूछने लगता है कि आखिरकार तुमने हमारी लैंग्वेज इतनी ज्यादा परफेक्टली कैसे सीखी। और तभी मुल्डर उससे कहने लगता है कि हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जो कि हमारी मदद करती है किसी भी प्रकार की लैंग्वेज को सीखने में, और हम कोई भी फॉरेन लैंग्वेज को बिना किसी परेशानी के एडप्ट कर और सीख सकते हैं। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि मानना पड़ेगा, ये बात तो सच है कि तुम्हारी जो टेक्नोलॉजी है वो वाकई में बहुत ज़्यादा एडवांस है। मुझे लगा कि तुम संग्राम से हार चुके थे, तो मुझे लगा कि तुम वाकई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगे। तभी जो मुल्डर होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल मैजिक एनर्जी को महसूस करने लगता है, और जब हमारे एमसी को वो अपनी मैजिक से देखने लगता है और पता लगाने की कोशिश करता है कितना ज़्यादा पावरफुल है, तो हमारा जो एमसी होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में माना को रिलीज करने में लगा हुआ होता है। और मुल्डर मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि इसकी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा पावरफुल मैजिक है। और तभी हमारा एमसी मुल्डर से पूछ लगता है, आखिरकार ऐसा क्यों इम्पॉसिबल है इसे बनाना, क्या रीजन है इसका, जबकि थ्योरेटिकली देखा जाए तो ये पॉसिबल है। तभी मुल्डर उससे कहने लगता है कि ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि उस गेट को एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे पूछ लगता है, आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, ये गेट और ये एनर्जी क्या है। तभी मुल्डर माफी मांगता है और उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा क्योंकि जो हमारे कुछ वर्ड्स हैं वो मैच नहीं खाते हैं, तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा कुछ चीजें। और वो गेट के बारे में एक्सप्लेन करने लगता है और कहने लगता है कि गेट की बात करें तो ये आप कह सकते हैं कि ये एक प्लेजर वाली बात है, यानी कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने की। और एनर्जी की बात करें तो आपकी भाषा में विटलिटी। आई डोंट नो भाई गाइस क्यों इसने गेट को इस तरीके से एक्सप्लेन किया है, बट जो भी है यार, लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है। तभी हमारा एमसी भी कुछ ना कुछ पता नहीं क्या दिमाग में पका लेता है और उससे कहने लगता है कि अगर तुम सच में प्लेजर के गेट की बात करने में लगे हो और प्लेजर वाली एनर्जी के बारे में बात करने में लगे हो तो यहाँ पर कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। और वो उससे कहने लगता है, क्या तुम हमारे यहाँ के फीमेल प्रैक्टिशनर के बारे में जानते हो। ये बात सुनने के बाद उसका साथी सरप्राइज हो जाता है, मतलब इसके दिमाग में भी साले वही चीज घुस गई है। लेकिन जो मुल्डर है वो कहना कुछ और चाहता था, वो ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और हमारा एमसी उसे एक्सप्लेन करने लगता है और बताने लगता है कि हमारे इस सेंट्रल प्लेट में यहाँ पर जो फीमेल प्रैक्टिशनर्स हैं वो ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जो कि यांग एनर्जी, जो मेल है ना मेल, उनकी यांग एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं एब्जॉर्बेशन टेक्निक के द्वारा। और वो भी अपनी ट्रकमंद दिखाने लगता है और उससे कहने लगता है, चिंता मत करो, मैं भी वहाँ पर जाऊंगा और खूब मजे कर आऊंगा और उनके साथ नहा के भी आऊंगा। ये बात सुनने के बाद उसका साथी पीछे से भग कर आता है और हमारे एमसी को रोकता है और उससे कहने लगता है, ए मास्टर जरा अपने आप को देखिए, आपकी इज्जत का कवाड़ा होने लगा है, आप इस तरीके से हरकत करोगे तो काफी लोग आपको देखने में लगे हुए हैं, आप इस तरीके से हरकत नहीं कर सकते मास्टर। और तभी वो वापस से अपने ओरिजिनल पोज में आते हुए उससे कहने लगता है, ओह मुझे माफ कर देना, मेरी इस तरीके से बात करने की आदत बन चुकी है। और वो कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास इतनी एनर्जी इस वक्त मौजूद नहीं है, इसलिए तुम इस गेट को ओपन नहीं कर पा रहे। मुल्डर उससे कहने लगता है, यस मास्टर ऐसी ही बात है। तभी हमारा एमसी उस मुल्डर से पूछ लगता है कि आखिरकार तुम ऐसी टेक्निक क्यों बनाना चाहते हो जिसे तुम कभी इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, क्या ये कुछ ऐसी चीज है जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तभी मुल्डर उसे एक्सप्लेन करता है और उससे कहने लगता है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है हमारे 100 साल के रिकॉर्ड के अनुसार कि हमारे यहाँ के जो मैजिशियंस हैं वह उन लोगों ने एक बार गेट को ओपन करने की कोशिश की थी। और तो और ये भी बताया गया था कि एक ऐसा समय आ गया था जब उन सभी की एनर्जी एक जगह पर इकट्ठी हो गई और आधा गेट खुल भी गया था। और उस गेट को खोलने के लिए जितनी मात्रा की एनर्जी की जरूरत थी तो कई सारे मेजिस ने अपनी एनर्जी दी उस गेट को खोलने के लिए। लेकिन इस गेट को पूरी तरीके से खोलने के लिए यहाँ पर प्योर मैजिकल पावर की जरूरत है। लेकिन हर एक मैजिशियन के जो मैजिक की पावर का जो नेचर है वो डिफरेंट है, इसके कारण उनकी जो सिंक्रोनाइजेशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है, अच्छा तो ऐसी बात है, वो सारी की सारी एनर्जी अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हुई इसलिए वह गेट पूरी तरीके से नहीं खुल पाया था। और तभी वो उसे बताने लगता है कि अगर यहाँ पर सिर्फ 5 मैजिशियन होते तो शायद पॉसिबिलिटी थी, लेकिन मुझे लगता नहीं है क्योंकि इस गेट को ओपन करने के लिए सिर्फ सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उन सभी की मैजिकल पावर का नेचर अगर सेम हो सिर्फ तभी पॉसिबल है उस एक मैजिकल गेट को खोलना। और हमारे इस वर्ल्ड में ऐसा इम्पॉसिबल है किसी एक पर्सन के पास इतनी ज़्यादा मैजिकल पावर होना और इतनी ज़्यादा प्योर मैजिकल पावर होना कि वो एक गेट को खोल सके। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी मुस्कुराता है, स्माइल देता है और वो अपने साथी जूचोंग को बुलाता है। तभी वो कहने लगता है, यस सेक्स मास्टर। और तभी हमारा एमसी उसको ऑर्डर देता है और उससे कहने लगता है कि आसपास के 100 यार्ड्स तक जितने भी लोग हैं सभी के सभी लोगों को यहाँ से इस जगह को खाली कर दो और कोई भी यहाँ पर नहीं दिखना चाहिए।
और वो समझ जाता है ऐसा, और वो अपनी एनर्जी सेंस से कुछ समय के बाद सेंस करने लगता है पूरे इलाके को। और जब वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है तो वो नोटिस करता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, और हर एक छोटी छोटी जगह को देखने लगता है अपनी एनर्जी से, जैसे कि स्कैन करने में लगा हुआ हो। और उससे कहने लगता है कि सभी के सभी लोग जा चुके हैं। मुल्डर ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा शॉक होता है, लेकिन एमसी उसको देखता है और उससे कहने लगता है कि अब हमारे आसपास कोई भी लोग मौजूद नहीं है, और पूरे के पूरे इस 100 यार्ड्स के अंदर तुम और सिर्फ मैं ही मौजूद हूँ। जब मुल्डर इसकी ये बात सुनता है तो वो और ज्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि इस बंदे ने सच में इतने ज्यादा दूर तक के बंदे प्रेजेंस को महसूस कर लिया है। तभी हमारा एमसी मुल्डर से कहने लगता है क्या तुमने अभी अभी ये कहा था कि किसी एक बंदे के पास इतनी ज्यादा मैजिकल पावर होना इम्पॉसिबल के बराबर है। और जब इसकी ये बात ये मुल्डर सुनता है तो वो उसके पसीने छूट जाते हैं और मन में सोचते हैं, कहने लगता है क्या ये मजाक नहीं कर रहा था अभी, और कहने लगता है हाँ मैंने ऐसा ही कहा था। और तभी हमारा एमसी सबसे ज्यादा पावरफुल एनर्जी को रिलीज करने लगता है और उससे कहने लगता है कि इतनी ज्यादा टोटल एनर्जी है मेरे पास तुम्हारी भाषा में कहा जाए तो। और वो अपनी जैसी पावर को रिलीज करता है तो उसकी पावर पहले के मुकाबले में बहुत गुना बढ़ जाती है। और इतनी पावर देखने के बाद मुल्डर के पसीने छूट जाते हैं और वो बहुत ज्यादा शौक से भर जाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और कहने लगता है कि आखिरकार ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक बंदा इतनी ज्यादा प्योर और इतनी ज्यादा पावरफुल मैजिकल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर रखता है। अगर इतनी मात्रा में मैंने अपनी बॉडी के अंदर से पावर को रिलीज की तो मेरी बॉडी वहीं पर ब्लास्ट हो जाएगी और फट जाएगी। और तभी हमारा एमसी उसे एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगता है कि एक समय पर ऐसा भी आता है कि जब तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होता है। और तो और मेरी जो इनर पावर है वो नेचुरली खत्म नहीं होती है, क्योंकि मेरी बॉडी के पास मेरे पास बहुत ज्यादा पावरफुल बाइंडिंग टेक्निक है, जिसके कारण मैंने अपनी सारी की सारी एनर्जी को बाइंड कर रखा है, जिसके कारण वो रिलीज ना हो। इसलिए मैं हमेशा अपनी एनर्जी को कंप्रेस करने में कामयाब रहता हूँ और उसे दूसरों के सामने रिलीज नहीं करता, वरना इतने प्रेशर में तो लोग वैसे ही मर जाएं। क्योंकि जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, मेरी एनर्जी को झेल नहीं पाएंगे। और अपनी एनर्जी को वापस से सील कर उससे पूछ लगता है क्या इतनी पावर काफी है, तुम क्या सोचती हो उसके बारे में? तुम्हें लगता है कि इतनी एनर्जी जो मेरे पास मौजूद है, क्या मैं इस पावर से तुम जो गेट के बारे में बात कहने में लगी हो, क्या मैं इस गेट को ओपन कर पाऊंगा? जब मुल्डर इसकी इतनी पावर देखता है तो वो शौक से भर जाता है और गिर जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अब मुझे समझ में आया है, जिससे पहले कि इसने अपनी पावर को रिलीज किया उससे पहले इसकी सारी की सारी पावर सील हो रखी थी, और सील होने के बाद भी इसकी बॉडी में से इतनी ज्यादा पावरफुल मैजिकल पावर रिलीज होने में लगी हुई थी। और उस वक्त में वाकई में बहुत ज्यादा डर गया था और उसे रोने लगता है और उसमें से नाक टपकने लगती है मुंह में से, इसके नाक में से। और वो कतई से रेस्पेक्ट से भर जाता है हमारे एमसी के और उससे कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल खुल सकता है गेट सेक्ट मास्टर, और वो अपना सर झुकाकर उसके सामने बैठ जाता है। ये बात सुनने के बाद एमसी भी कंफ्यूज होता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम मुझे सेक्ट मास्टर क्यों कहने में लगे हुए हो? आखिरकार जो मेजर होते हैं वो मुझे सुप्रीम बींग कहकर बुलाते हैं। तभी मुल्डर उससे कहने लगता है कि मैं भी यहाँ पर हेवनली डीमन सेक्ट में अपने आप को डाइवर्ट करना चाहता हूँ और उनकी सर्विस करना चाहता हूँ, और मुझे आपकी सेवा कर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सम्मान वाली बात होगी। ये बात सुनने के बाद उसे बहुत ज्यादा हमारे एमसी को अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है और वो शौक से भर जाता है। तभी मुल्डर उससे कहने लगता है कि मुझे इस बात पर भरोसा नहीं था, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको देख लिया है और मुझे पता चल चुका है कि इस दुनिया में एक ऐसा बंदा भी मौजूद है जो कि उसने अनलिमिटेड लेवल को पार कर रखा है। तो आखिरकार जबकि मुझे पता चल चुका है तो जो मेरी बॉडी और जो मेरी माइंड है वो डिफरेंट पाथ और डिफरेंट लीडर को कैसे फॉलो कर सकता है? ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और हमारा एमसी गुस्से में चिल्लाते उससे कहने लगता है कि आखिरकार किसने कहा कि मैं तुम्हारा लीडर हूँ? और मुल्डर भाई वहीं पर रोना लगता है और कहीं एकदम से उसकी आंखें चमकने लगती है कि कब मुझे एक्सेप्ट कर ले, और वो कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मास्टर आप मेरे लीडर ही रहोगे। और हमारा एमसी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भग जाता है। जान नहीं, एक तरीके से कहने का तरीका है, फालतू की बकवास से निपटने के लिए भग जाता है। और इस तरीके की टेक्निक देखने के बाद तो मुल्डर और ज्यादा उसके लिए रेस्पेक्ट से भर जाता है और कहने लगता है क्या ये अभी अभी यहाँ पर गायब हो गया? क्या इसने ब्लिंक स्पेल का इस्तेमाल किया जो कि लेजेंड्स में एक्सप्लेन किया गया है हमारे? तभी 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारा एमसी उससे पूछ रहा होता है क्या तुम जिस गेट की बात कर रहे थे वह गेट बन चुका? तभी मुल्डर उससे कहने लगता है कि जी मास्टर हमने उस गेट को बना लिया है और मेरी मैजिक एसोसिएशन के जितने भी लोग थे उनके साथ मिलकर। तभी हमारा एमसी उस डायमंड के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर जो भी दिखने में लगा हुआ है बस ये डायमंड है और कुछ भी नहीं, क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो? तभी मुल्डर उसे एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगता है कि यहाँ पर जिस जगह को इसको बनाया गया है वो पूरा का पूरा अंडरग्राउंड में इनविजिबल कर दिया गया है। इसके अंडरग्राउंड में बहुत ही ज्यादा बड़ी जगह है और इसका अल्टर भी अंडरग्राउंड में ही बनाया गया है।
और हमारा एमसी जब इस डायमंड को देखता है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भर जाता है और उससे कहने लगता है कि जब भी मैं इस डायमंड को देख रहा हूँ तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि इस डायमंड के अंदर वाकई में बहुत ज्यादा मात्रा में मैजिक पावर भसी हुई है। और बात करें तो इसके अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव और बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी का मिक्सचर है। ये तो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मुझे क्या करना चाहिए? और उस गेट के सामने खड़ा हो जाता है जो कि अभी तक खुला नहीं है, बस एक नॉर्मल सा दिख रहा है खाली खाली। और वो मोल्डर से पूछने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मोल्डर उसे एक्सप्लेन करने लगता है और बोलता है, सेक्ट लीडर, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपनी मैजिकल पावर इस डायमंड के अंदर डालनी है। और हमारा एमसी समझ जाता है और वो उस पर अपने हाथ रखता है उस डायमंड पर और कहने लगता है कि मुझे लगता है कि ये सिचुएशन है वो थोड़ी डेंजरस हो सकती है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा पीछे हट जाइए सभी के सभी लोग। और हमारा एमसी सारी की सारी अपनी पावर को एक जगह पर कंसंट्रेट करने लगता है और उस डायमंड में रिलीज करने लगता है। और तभी वहां पर बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट होने लगता है जब वो अपनी सारी की सारी सील हुई पावर को रिलीज करने लगता है। और वो डायमंड अभी भी उसको कुछ बिगड़ नहीं रहा होता और वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी एक जगह पर कंडेंस होने लगती है। इस सिचुएशन को देखने के बाद हमारा एमसी और ज्यादा एक्साइटमेंट से भर जाता है और उससे कहने लगता है कि ये तो बाकी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। अगर मैं किसी नॉर्मल चीज में अपनी यहाँ पर और चीजों में अगर अपनी इतनी ज्यादा पावर को इंसर्ट कर दूं तो वो चीज अभी तक ब्लास्ट हो जाती टूट कर। लेकिन जरा इस डायमंड को देखो, इसको तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। इसको देखने के बाद तो वाकई में मेरे प्राइड पर सीधा जाकर लगा है और मुझे प्राइड से बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है। अब तो बात सम्मान पर आ गई है और वो अपनी और ज्यादा पावर्स को रिलीज कर देता है ताकि उसमें इंसर्ट कर सके। और वो मजे मजे में इतनी पावर को रिलीज करने लगता है कि भाई पर उसका ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक ब्लैक होल जनरेट हो रहा हो और भी ज्यादा एनर्जी इकट्ठे होने लगती है। और बाकी के जो मेज होते हैं वो ये सब ये देखने के बाद बहुत चक्के रह जाते हैं और कहने लगते हैं कि सभी के सभी लोग अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड को एक्टिवेट कर लो। और मन में सोचते कहने लगते हैं कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल जैसी बात है। मुझे इस बात पर, हम लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं होता कि सेंट्रल प्लेन्स के जो सुप्रीम बीइंग है वो वाकई में किसी लेजेंडरी ड्रैगन के समान है। और तभी अचानक से एमसी की जो प्राइड वाली बात होती है वो आखिरकार उसने निभा दी और अपनी इतनी पावर को उस ज्वेल में डाल दिया है, उस डायमंड में इतनी पावर डाल दी कि वो डायमंड भी एक पल के लिए टूटना चालू हो गया है। और एक पल के बाद उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी इकट्ठी हो जाती है और वहीं पर एकदम से सारी की सारी पावर रिलीज होती है और वो डायमंड वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। और जैसे ही डायमंड ब्लास्ट होता है वो सारी की सारी एनर्जी आसमान में जाने लगती है और आसमान में जाने के बाद हर जगह पर ब्लू कलर की रोशनी फैल जाती है और हर तरफ से धुआं ही धुआं होता है। और सारे के सारे मेजेस अपने उस धुएं को हटाने के बाद काफी ज्यादा शॉक होते हैं और जब वे लोग सामने देखते हैं तो वो खुशी के मारे कतई बहुत चक्के रह जाते हैं और कतई बहुत ज्यादा खुश होते हैं, चिल्लाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमारा जो टारगेट था, हमारा जो मिशन था वो काफी कंप्लीट हो चुका है, हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल रहा, सेक्ट मास्टर ने आखिरकार कर दिखाया। और सभी के सभी लोग हमारे एमसी की तारीफ करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि जो हेवनली डीमन है वो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल और सुप्रीम बीइंग है जो कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड पर रूल करता है। तभी नेक्स्ट सीन में कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है और उसमें हमें सांगरिम को दिखाया जाता है जो कि अपना सारा का सारा सामान पैक कर वहां पर खड़ा हुआ होता है। तभी एमसी पूछने लगता है, क्या तुम सच में वहां से जा रहे हो? तभी सांगरिम मुझसे कहने लगता है, हाँ मुझे जाना ही होगा, आगे चेक कर जो आना है कि आगे क्या है इस गेट के बाद। तभी एमसी पूछने लगता है सांगरिम से, सांगरिम तुम ये बताओ कि आखिरकार तुम पहले क्यों जाना चाहते हो? तभी सांगरिम मुझसे कहने लगता है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि इस गेट के उस पार एक नई सिविलाइजेशन जरूर होगी? तभी हमारा एमसी उसकी चिंता करने लगता है और उससे कहने लगता है कि मुझे पता है कि ये सच है, लेकिन तुम्हें ही लगता है कि वहाँ की जो सिचुएशन है वो और भी तो डेंजरस हो सकती है? क्या बेटर नहीं रहेगा कि हम किसी अदर कैंडिडेट्स को यहाँ पर ढूंढ लें? तभी सांगरिम हंसने लगता है और उससे कहने लगता है कि जब से मैं वेस्टर्न रीजन से वापस आया हूँ यहाँ पर रहते रहते मैं वाकई में बहुत ही ज्यादा बोर हो चुका हूँ, तो ये मेरे लिए इंजॉयबल नहीं होगा कि अगर मैं वहाँ पर जाऊँ तो। ये बात सुनने के बाद हमारा सेक्ट मास्टर जानने की मैं एमसी कहने लगता है ऐसी बात है क्या? तभी सांगरिम कहने लगता है कि अब मैं आगे चलता हूँ और मैं वहाँ पर खूब मजे करूंगा। अगर वहाँ पर कुछ भी ऐसा डेंजरस होता है तो मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि जो सेक्ट लीडर हैं वो मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे, जैसा कि सर्वाइवल कैंप में आपने मेरी जान बचाई है कई बार। तभी जो हमारा एमसी होता है वो उससे कहने लगता है कि अच्छा ठीक है अब तुम जा सकते हो और हाँ सेफली वापस जरूर आना। और हमें उस सांगरिम को उस गेट के अंदर जाते दिखाया जाता है। इसको देखते हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि सभी के सभी लोग सांगरिम की बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये कभी भी अपनी पावर का मिसयूज नहीं करता। और तो और ये हमारे पूरे के पूरे सेक्ट में से 3 लोग उन 3 लोगों में से है जो कि उस सर्वाइवल कैंप में बचकर निकले थे और बिना किसी हेजिटेशन के सांगरिम उस गेट के अंदर घुस गया। और तो और मैंने भी विश्वास कर लिया कि वह सेफली वापस जरूर आएगा। और इसी तरीके से 10 साल गुजर गए लेकिन सांगरिम कभी वापस नहीं आया। और उसके बाद हमारे जो बाकी के मेंबर्स हैं उन्होंने भी कई सारे लोगों को इकट्ठा कर वहां पर उन्हें भेजने की कोशिश करी, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया क्योंकि अगर सच में इस गेट के पार बहुत ज्यादा खतरनाक चीज हुई और वहां पर बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन हुई तो सांगरिम से कम पावरफुल लोगों को भेजना उनको मौत के मुंह में ढकेलना जैसा हो जाएगा। और इसलिए मैंने किसी को भी वहां पर जाने के लिए अलाउ नहीं किया और उस गेट की प्रोटेक्शन में मैं खुद वहां पर खड़ा रहा।
और हमें उसे पीते हुए दिखाया जाता है। समझ जाओ क्या पी रहा है। और वह अभी भी उस गेट के सामने बैठकर बोलने में लगा हुआ होता है और कह रहा होता है, सांगरिन क्या तुम्हें अभी भी वह समय याद है जब हमने एक समय पर कई सारे अपना समय बिताया था। हमने मिलकर फाइटें की हैं, हमने एक साथ मिलकर कई सारे मजे भी किए हैं और एक साथ रोए भी हैं। और इसी तरीके से 80 साल और गुजर जाते हैं, लेकिन हमारे एमसी को कुछ भी नहीं हुआ होता। वो जैसा का तैसा बना रहता है और वहां पर कई सारी और कब्र बन जाती हैं। और हमारा एमसी अभी भी वहां बैठकर कहने में लगा हुआ था कि आखिरकार मुझे किस चीज की जल्दी मची हुई है। अब मेरे पास यहाँ पर कोई भी नहीं बचा हुआ, सबके सब लोग यहाँ पर जा चुके हैं, वही मुझे अकेला छोड़कर। और वो और ज्यादा पीने लगता है गम में। अब जबकि हमारे इस सेट के बाकी के जो डिसेंडेंट है वो इस सेट को संभालने में लगे हुए हैं, वो अपनी पावर पर। और तो और मेरे इस दुनिया में कोई और ज्यादा कोई फैमिली क्लोज फ्रेंड कुछ भी नहीं है। भला ही मैंने इमॉर्टलिटी को हासिल कर लिया है और मेरी जो बॉडी है वो वापस से जवान हो गई है, लेकिन इस दुनिया में अकेले रहना बिल्कुल भी इंजॉयबल नहीं है मेरे लिए। और तो और मुझे नहीं लगता कि यहाँ की जो टॉम स्टोन है, जो कब्र है, वो और ज्यादा बढ़ेंगी। मैं ये बात जानने के लिए इच्छुक हूँ कि जो मेरी टॉम है वो क्या यहाँ पर बनेगी, क्या मेरे लिए भी यहाँ पर टॉम स्टोन बनाया जाएगा। और वापस से उस गेट के सामने आ जाता है और शायद ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि वह अचानक से गायब हो जाए। और अगर मैं यहाँ पर इस दुनिया से अचानक से चला गया तो शायद ये भी पॉसिबल हो सकता है कि मेरी कहानियाँ किसी लेजेंड की तरह लोगों को सुनाई जाएं। और भाई साहब, हमारा एमसी फाइनली इस गेट के अंदर जाने लगता है। और जब वह गेट के अंदर जाने लगता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होने लगती है उस गेट से, और वो उस गेट के अंदर चला जाता है बिना किसी परेशानी के। और हमारे एमसी के इस दुनिया से चले जाने के बाद जो हेवनली पैलेस है उसने फाइनली अपने मास्टर को खो दिया। तभी नेक्स्ट सीन में हमें फुल मून की नाइट दिखाई जाती है। सियोल स्टेशन साउथ कोरिया का सीन दिखाया जाता है और कई सारे लोग वहां पर खाजने में लगे हुए होते हैं। और कोई वहां पर कहने में लगा हुआ था कि यहाँ पर ये काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मैं एक नए वर्ल्ड में आ चुका हूँ। और उस बंदे को देखकर सभी लोग काफी सरप्राइज हो रहे होते हैं। और तभी उसके बाद हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि दूसरी दुनिया में आ चुका है उसकी दुनिया के मुकाबले में। और वो इस दुनिया में आने के बाद खासते हुए कहने लगता है कि यहाँ की जो एयर है वो बिल्कुल भी साफ नहीं है, पूरी की पूरी एयर पॉल्यूटेड है। और उसकी इस तरीके से बातें सुनकर आसपास के लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज हो रहे होते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये बंदा कह क्या रहा है यार। और अपने मुंह को अपने हाथ से ढकने के बाद जाने लगता है और कहने लगता है कि मुझे पता करना है कि यहाँ पर कोई डिसेंट गेस्ट हाउस है क्या। और मुझे लगता है कि मुझे किसी ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर मैं बहुत ज्यादा मात्रा में ह्यूमन एनर्जी को महसूस कर सकूं। सीधे शब्दों में कहें तो कई सारे लोग मौजूद हों। और वो स्टेशन गेट पर पहुंच जाता है और जब वह स्टेशन के अंदर जाता है तो वो इस जगह को गेस्ट हाउस समझ लेता है और कहने लगता है कि यहाँ का जो गेस्ट हाउस है वो तो वाकई में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। और जब भिखारियों को वो सड़क पर सोते हुए, जमीन पर सोते हुए देखता है तो कहने लगता है कि यहाँ की जो जगह है ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड है, टॉप क्वालिटी की बेडिंग है। भाई से तो पता ही नहीं है कि ये तो भाई सिर्फ कार्डबोर्ड पर सोने पर लगे हुए हैं। और जब हमारा एमसी इस तरीके की हरकतें दे रहा होता है तो वहां पर आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी लोग उसे ही घूरने लगते हैं कि ये हमारी जगह पर तो नजर नहीं डाल रहा। और वो इस सिचुएशन को, इस मूवमेंट को काफी ज्यादा एंजॉय करने में लगा हुआ होता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इस चीज को महसूस किए हुए मुझे पता नहीं कितना ज्यादा समय हो चुका है कि जब लोग मुझे इस तरीके से घूरने में लगे होते हैं और अपने आप को गार्ड करते रखते हैं कि कहीं मैं उनकी चीज न छुड़ा लूं, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे तो। और जब मैं हेवनली डीमन कल्ट का लीडर बना था उससे पहले ये सब मुझे महसूस हुआ करता था। और तभी वहां पर कुछ और ज्यादा भिखारी आ जाते हैं, भिखारी कह सकते हो, गरीब, मतलब एक ह्यूमन आता है और वो हमारे एमसी के पास आकर कुछ कहने लगता है, लेकिन हमारा एमसी को समझ नहीं आती क्योंकि वो एक अलग वर्ल्ड से है। इसकी लैंग्वेज अभी उसे बिल्कुल भी नहीं आती, तो समझ नहीं आता कि ये क्या कह रहा है। और अजीब तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हुए अजीब तरीके के एक्सप्रेशन बनाने लगता है ये बंदा। लेकिन हमारे एमसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये कहना क्या चाहता है। और वो इसकी ये बात सुनने के बाद कहने लगता है कि अगर हमें यहाँ पर एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है तो हमें एक दूसरे की लैंग्वेज को समझना चाहिए। अब मैं क्या करूँ। तभी उसकी दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो उस मूवमेंट के बारे में याद करने लगता है जब मिल्डर ने उसे सिखाया था किस तरीके से वह अपनी एक स्पेल का इस्तेमाल कर कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है। और मन में सोचते हुए उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहने लगता है क्या मुझे मिल्डर के द्वारा जो टेक्निक सिखाई गई थी जिससे मैं किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ बिना किसी परेशानी के, अब मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ, वो शायद यहाँ पर काम आएगी। और वो अचानक से ऐसा लगता है जैसे कि सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया हो और वहां पर गोल 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 उसके सर पर घूमने लगता है सामने वाले बंदे के और सिस्टम जैसा कुछ आ जाता है। और वो उसी की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए उससे कहने लगता है, ओए तुम कब फ्री हो। ये सुनने के बाद वो सामने वाला बंदा एकदम से शॉक हो जाता है। लेकिन हमारा एमसी यहाँ पर नहीं रुकता और वो गाली गलौज देने लगता है और उससे कहने लगता है क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या कहने में लगा हुआ हूँ, क्या तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। और जब इस तरीके से वो चिल्ला चिल्ला कर हमारा एमसी उस बंदे से बात करता है तो वो बंदा डर जाता है, सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है तुम्हारी जो लैंग्वेज है वो वाकई में बहुत ज्यादा अलग है, आखिरकार तुम्हारा होम टाउन कहाँ पर है, तुम कहाँ से हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम मुझसे ये क्यों पूछने में लगे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये कोरिया है। तभी सामने वाला बंदा उससे कहने लगता है जो कोरिया है मुझे पता है, लेकिन क्या जो कोरिया है वो ये कंट्री नहीं है। खैर तुम मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है।
तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर अपने लिए सोने की जगह ढूंढने के लिए आया हुआ हूँ। और वो बंदा और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और हमारे एमसी कंधे पर अपना हाथ रखते हैं उससे कहने लगता है तो अब समझ में आया, तुम भी हमारे ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, यानी कि भीख मांगने वाली। और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हो, कहने लगता है कि मेरा नाम किंग जाए है, तो तुम मुझे होजिंग कहकर बुला सकते हो, यानी कि बिग ब्रदर। तभी हमारा एमसी इसकी ये बात सुनने के बाद कहने लगता है कि अगर तुम कुछ किसे कहने में लगे हो कि मैं तुम्हें बिग ब्रदर बुलाऊं, मैं तुमसे ज्यादा कई गुना बड़ा हूँ, मतलब एज में। कम से कम जब मैं 100 ईयर का हो गया था तब मैंने अपनी ईयर्स को काउंट करना बंद कर दिया था, और इस वक्त मैं एक सुपर मास्टर हूँ। ये बात सुनने के बाद उसे इस बात पर भरोसा नहीं होता और वो टोटली कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है कि अब उसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि ये बंदा जो होमलेस है, लगता है कि इसका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है और उसका दिमाग के सर्किट बिल्कुल भी फिट नहीं है और इधर उधर हिल चुके हैं। तभी जो बंदा होता है वो हमारे एमसी को किसी बंदे के पास लेकर पहुंच जाता है और वो कहने लगता है, हे मिस्टर किम, क्या यहाँ पर और जगह है किसी एक बंदे के लिए? और इस बंदे का नाम किम होता है, मतलब किम एक कह सकते हो, फर्स्ट नेम सेकंड नेम उनके पास जो भी है वो इसको किम कहकर बुला रहे हैं, तो मैं भी वही कहकर बुला ले रहा। तभी जो किम होता है वो उससे कहने लगता है कि हाँ यहाँ पर कुछ जगह खाली तो है, लेकिन तुम पूछ क्यों रहे हो उससे ऐसा? और तभी वो इंट्रोड्यूस कराते हैं उससे कहने लगता है कि इस बंदे के पास कहीं भी जाने के लिए जगह नहीं है और सोने के लिए जगह नहीं है। तभी किम उससे कहने लगता है, हाँ अच्छी ऐसी बात है का? और तभी वो पीछे से चुपके चुपके से अजीब तरह के एक्सप्रेशन बनाते हुए कहने लगता है कि ये थोड़ा दिमाग से सटका हुआ है, इसलिए इसके पास कहीं जाने की जगह नहीं है। तभी किम इसकी इस कंडीशन को देखकर हमारे एमसी से कहने लगता है, क्या ये किस तरह की कॉस्प्ले करने में लगा हुआ है? और तभी हमारा एमसी वहां पर फिर से उस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए कहने लगता है, क्या मुझे इन सभी के सभी पर एक साथ मैजिक मतलब लैंग्वेज एक्टिवेशन मैजिक का इस्तेमाल करना चाहिए? और वो वापस से इस्तेमाल कर देता है। खैर पूछता पूछता तो है नहीं है, एक्टिवेट कर देता है पहले। और मन में सोचते कहने लगता है साथ ही में कि अगर मैं इतने ज़्यादा लोगों पर एक साथ इस मैजिक का इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे जो नॉलेज है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और किम वहाँ पर मान जाते हैं और उससे कहने लगता है कि खैर इसमें कोई बुरी बात नहीं है, यहाँ पर और भी लोग जुड़ जाएंगे, अगर मदद करो किसी की तो इसमें क्या है बुरा है। और वो हमारे एमसी से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर आ जाओ, मेरे बगल में आकर बैठ सकते हो। और तभी हमारा एमसी उसका शुक्रिया कहता है क्योंकि वह बंदा उसकी मदद जो कर रहा था। ये बात सुनने के बाद जो दूसरा बंदा होता है वो कभी तो शॉक हो जाता है क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। अभी किसी गुंडे की तरह बात करने में लगा हुआ था, लेकिन अभी अचानक से इससे जब बात कर रहा है तो अचानक से इसकी लैंग्वेज इतनी कैसे सुधर गई। और शॉक होते हो कहने लगता है कि मुझे लगा तुम किसी सिटी से होगे, क्या तुम मेरे मजाक उड़ाने में लगे हुए थे अभी? और कतई गुस्से से भर जाता है, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। कह नहीं सकते क्योंकि जब भी आते हैं अपने अच्छा अनुसार और कभी भी चले जाते हैं। अगर तुम यहाँ पर कहीं बहुत ज्यादा परेशानी इकट्ठी करने वाले हो तो तुम यहाँ से चले जाओ इस जगह को छोड़कर। और वह बंदा वहां से चला जाता है उसे गालियां देते हुए, उसकी बुराई करते हुए। तभी किम उसे बुलाता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें इस बंदे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम इधर आ जा बड्डी बड़ी। और तभी हमारा एमसी उसके बगल में आकर बैठ जाता है और किम उसको देखता है और उससे कहने लगता है, आखिरकार क्या हुआ, क्या तुम बीमार हो? और तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़े से चक्कर आने में लगे हुए थे। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि एक साथ 5 लोगों पर इस टेक्निक का इस्तेमाल करना वाकई में बहुत ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता है, इसी कारण से मुझे थोड़ा फील अच्छा नहीं हो रहा। मेरे लिए अभी ये प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी एनर्जी जो मेरी बॉडी है वो मुझे थोड़े से चक्कर महसूस होने लगे हैं। मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात यह है कि मेरी बॉडी के अंदर की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो धीरे धीरे कर गायब हो रही है। जब मैं यहाँ पर आया था इस वर्ल्ड में, इस वर्ल्ड में आने के कारण मेरे बॉडी की जो मोस्ट स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट सारी की सारी यूज हो गई थी और वो रिकवर नहीं हो रही है। और वो उस मूवमेंट के याद करने लगता है जब वह उस गॉड से आखिरी बार फाइट करने में लगा हुआ था, जब उस गॉड ने उससे कहा था कि चलो देखते हैं कि मैं इस गेट को क्लोज कर सकता हूँ। और हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जब मैं उस गेट को क्रॉस करने में लगा हुआ था तब मेरी उस बंदे से मुलाकात हुई थी, लेकिन आखिरकार वो बंदा था कौन, इतना ज्यादा पावरफुल भी था। तभी जो किम है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है एमसी से और उससे कहने लगता है कि मेरा नाम किम इंचांग है, आखिरकार तुम्हारा क्या नाम है? और तभी हमारा एमसी वहां पर अपने नाम बताने लगता है लेकिन रुक जाता है और मन में सोचते कहने लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होता है जब मैं अपने रियल नेम को किसी के साथ शेयर करूं, तो इससे बेटर ये होगा कि मैं पास्ट लाइफ में यानी कि मेरा इस जन्म में होने से पहले जिस नाम का मैं इस्तेमाल किया करता था मैं उस नाम का इस्तेमाल करूंगा। तो कैसे अब ये लोग आप ये मत समझ लेना कि इसका जो रीइंकार्नेशन है वो इस वर्ल्ड से वापस से उस वर्ल्ड में होता नहीं, ये इसकी टेक्निक है, ये मरने के बाद वापस से नई बॉडी बनाकर उसमें जाकर ऐसे पावरफुल बन गया था, सीधे कह सकते हो। तभी हमारा एमसी अपना नाम वांगू बताता है। तभी किम इसकी ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि ये तुम्हारा जो नाम है वो बिल्कुल चाइनीज की तरह लगने में लगा हुआ है, आखिरकार तुम कितने बड़े हो, तुम्हारी उम्र क्या है? तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि जब मैं 100 ईयर का हो गया था उसके बाद मैंने अपनी उम्र को काउंट करना बंद कर दिया था। तभी किम इसकी ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि ये किसी तरीके का सेटअप है। तभी एमसी उसकी ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है क्या तुम्हें सच में ये किसी तरीके का सेटअप लग रहा है? तभी किम मन में सोचते कहने लगता है कि मुझे पता है ये बंदा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे इसके लिए मन में बहुत ज्यादा बुरा लगने में लगा हुआ है कि इसकी जो दिमागी हालत है वो बिल्कुल ठीक नहीं है।
और उससे पूछने लगता है क्या तुम ड्रिंक करते हो। तभी वो कहने लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी अल्कोहल नहीं पिया है, तो नहीं। और वो पहली बार लाइफ में उस अल्कोहल को पीता है, वो भी दूसरी दुनिया में आने के बाद। और उस अल्कोहल को पीने के बाद पता नहीं इसके दिमाग में क्या होता है, एकदम से शौक से भर जाता है और कहीं जन्नत में पहुंच जाता है। भाई साहब ऐसी एक्सप्रेशन बना रहा है मेरा तो, वही क्या एक्सप्रेशन बना रहा है पहली बार पीने के बाद। और जब केमिस्ट के इस तरीके का एक्सप्रेशन देखता है तो कहने लगता है कि आखिरकार इस बंदे की परेशानी क्या है, ये करना क्या चाहता है भाई। और हमारा एमसी मन में सोचते कहने लगा होता है कि मेरी लाइफ में ये पहली बार हो रहा है जब मुझे इतनी ज़्यादा रिफ्रेशिंग और स्वीट ड्रिंक मिली है। और उससे पूछ लगता है हमारा एमसी क्या इससे बेटर भी यहाँ पर ड्रिंक मौजूद है। तभी दूसरा बंदा उससे की ये बात सुनने के बाद कहने लगता है कि सबसे ज्यादा सस्ती ड्रिंक यही मौजूद है इस वक्त। इस जैसी ड्रिंक को हम जैसे गरीब लोग ही सिर्फ इस्तेमाल करते हैं और पीते हैं। तभी हमारा एमसी उसकी ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम किसी भी प्रकार की यहाँ पर ड्रिंक पी सकते हो, आखिरकार तुम पैसे कैसे कमाते हो। ये बात सुनने के बाद बंदा कहने लगता है क्या तुम्हें लगता है कि अगर हमें पता होता कि पैसे कैसे कमाते हैं तो हम लोग यहाँ पर मौजूद होते। तभी वो दूसरा बंदा एक्सप्लेन करने लगता है, उससे कहने लगता है कि अगर तुम सच में यहाँ पर इजी पैसे कमाना चाहते बहुत ज्यादा आसानी से तो ये बेटर रहता कि अगर तुम अवेकन होते और गेट को क्लियर कर पाते। तभी तीसरा वाला बंदा उसकी ये बात सुनने के बाद कहने लगता है कि यूनसिंग स्टेशन का एक ऐसा ही गरीब था, वह भी हमारी तरह ही वहां पर घूमा करता था और सड़कों पर सोया करता था, लेकिन अचानक से उसने अपनी पावर को अवेकन कर लिया और उसके बाद अब ये लग्जरियस कार्स में घूमता है। तभी बाकी के बंदे आपस में फाइट नहीं एकदम बहस करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम ये सब क्या कहने में लगे हुए हो, क्योंकि जो एसजी है वो सारे के सारे गेट्स को क्लियर करने में लगी हुई है इस वक्त, जैसे हम बात करते जा रहे हैं वैसे वैसे। और तभी दूसरे बंदे क्या लगता है कि जरा उन बास्टर्स को देखो, आखिरकार हम लोग किस तरीके से अपनी जिंदगी को काटें। हमारे पास हमारी लाइफ में इस तरीके का चांस नहीं आया है। क्या होगा अगर गवर्नमेंट सारे के सारे रिसोर्सेज को अपने ही लिए इस्तेमाल करने के लिए ले ले तो हमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तभी हमारा एमसी जब गेट के बारे में बात सुनता है तो वो शौक से भर जाता है और उससे क्या लगता है क्या इस दुनिया में यानी कि यहाँ पर भी गेट्स मौजूद हैं। तभी केम उसे बताने लगता है कि यहाँ पर कई सारे गेट्स हैं। तभी एमसी उससे पूछने लगता है क्या सच में, आखिरकार उन गेट्स को किसने बनाया है। तभी केम उससे कहने लगता है कि इस पूरे की पूरे अर्थ पर कोई भी नहीं जानता कि उन गेट्स को किसने बनाया है। और मन में सोचते हुए हमारा एमसी कहने लगता है कि मैं भी गेट बनाने में कामयाब नहीं हुआ होता अगर मेरे पास मेरी लाइफ का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस और इतनी ज्यादा पावर नहीं होती। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि बस ये है कि इनका जो नेम है वो सेम है या और वो जो गेट है वो सेम नहीं है। तभी केम उससे कहने लगता है कि हे वांगू, आखिरकार तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम्हारे पास इस छोटी जो बेसिक नॉलेज है वो भी नहीं है क्या तुम्हारे पास। जब तुम यहाँ पर आए थे उससे पहले की क्या तुम्हारी जो मेमोरीज है क्या वो तुम्हारे पास है, क्या तुम्हें कुछ भी याद है, क्या तुम बता सकते हो कि आखिरकार तुम पास्ट में क्या करते थे। तभी वांगू यानी कि एमसी उससे कहने लगता है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग स्टोरी है। तभी जो किम होता है उससे क्या लगता है कि तुम हमें सुना सकते हो, वैसे भी हमारे पास कुछ भी करने के लिए यहाँ पर नहीं है। तभी हमारा एमसी अपनी उस ड्रिंक को पीते हुए उससे कहने लगता है कि आखिरकार मैं इस स्टोरी को कहाँ से शुरू करूँ। और बताने लगता है कि एक समय पर मैं कोरिया का प्रिंस हुआ करता था। ये बात सुनने के बाद किम के जो पीने में लगा हुआ होता है वो मुंह से निकल जाता है शौक के मारे। और हमारा एमसी कहने लगता है कि मैं बहुत ज्यादा यंगेस्ट था, सबसे छोटा लड़का था किंग का, एम्परर का, तो इसलिए जो सक्सीड की जो लाइन में था मैं सबसे ज्यादा पीछे था। और मेरे ब्रदर के लिए मेरे मन में बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट थी, इसलिए मैंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ को बहुत ही ज्यादा बिना डिससेटिस्फेक्शन के जिया है। और एक समय बाद वहाँ के जो सोल्जर्स थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया और हमारे पूरे के पूरे सभी रॉयल मेंबर्स को उन्होंने मार दिया। उसके बाद मैंने मिंग बॉर्डर को अकेले जाकर क्रॉस कर दिया अपने कुछ साथियों के साथ, कुछ सर्वेंट्स के साथ। लेकिन हमारी किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि हमें दूसरों के द्वारा कैप्चर कर लिया गया और स्लेव की तरह बेच दिया गया। मुझे नहीं पता कि मेरी जो किस्मत अच्छी थी या फिर बुरी। यहाँ पर जो मिंग डायनेस्टी थी वो इस वक्त ऐसी सिचुएशन में थी यहाँ पर इविल फैक्शन और ऑर्थोडॉक्स फैक्शन एक दूसरे से फाइट करने में लगे हुए थे। और जब उसे किसी स्लेव की तरफ बेच दिया गया तो वहाँ पर उसे मार्शल आर्टिस्ट दिखाई गई थी और बताया जा रहा था कि अगर तुम यहाँ पर अपने अपोनेंट को नहीं हराते तो तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। और हमारा एमसी ऑर्थोडॉक्स फैक्शन को ज्वाइन कर लेता है ताकि वो डिमोनिक कल्ट के लोगों से फाइट कर सके। और जिस फैक्शन को मैंने ज्वाइन किया था वो एक्सटिंक्शन रेबिलियन नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन थी और मुझे किसी ह्यूमन वेपन की तरफ पाला गया ताकि वे उन लोगों के लिए किसी भी हद तक जा सके और सभी लोगों को मार सके। और वह लोग मुझे डीमन कल्ट के साथ उनकी जो वॉर होने वाली थी उस समय पर इस्तेमाल करने वाले थे। उस समय का जो युद्ध था वो वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका था और हर जगह सिर्फ खून खराबा ही हुआ करता था। लेकिन कुछ सालों बाद एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई उन लोगों के सामने, क्योंकि जो डिमोनिक कल्ट था वो रिडिकुलस मैनर में वहां पर तबाह हो गया अपने आप ही। क्योंकि उनका जो लीडर है वो जिस समय पर सेकुलेशन ट्रेनिंग में गया था उस समय पर वो अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाया और वह मारा गया। और उसके बाद डिमोनिक कल्ट के अंदर के जो मेंबर्स थे वो आपस में ही फाइट कर खत्म हो गए। और अब जबकि डिमोनिक कल्ट पूरी तरीके से वाइप्ड आउट हो चुका था
और तो और ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के जितने भी लोग थे उन्होंने डिमोनिक कल्ट के मेंबर्स को मारने के लिए जो वेपन्स क्रिएट किए थे, अब वो वेपन उसके लिए एक खतरा बनने जैसे दिखने लगे उनको। और वह लोग ये सोचने लगे थे कि मैं वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ उनके लिए, ताकि क्योंकि वो मुझे कंट्रोल नहीं कर पाते, और इसलिए उन्होंने मुझे मारने का डिसाइड कर लिया था उस समय पर। और जो वेपन उन्होंने खुद बनाया, अब वह खुद ही उस वेपन को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, क्योंकि वे इस बात का रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि एक इतना ज़्यादा पावरफुल बंदा जिंदा रहे। लेकिन मैंने अपनी इस किस्मत को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गया। और सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि मैं और मेरे साथ 13 और साथी मेरे साथ निकल गए थे वहां से। और उससे भागने के बाद हम लोग साथ में मिलकर रहे और हमें काफी ज्यादा समय हो चुका था उनसे अपनी जान बचाते बचाते भागते भागते, और हमने कई बार तो उनसे फाइट भी की। लेकिन अंत में आकर सिर्फ हम 3 लोग ही जिंदा बच पाए। उनमें से एक था सांगरेम, दूसरा था मैं, और तीसरा था सिन जूचोंग, वही बंदा उसके जो पीछे बातें करने में लगा था स्टार्टिंग पॉइंट पर। और हमने तीनों ने मिलकर कसम खाई कि हम तीनों मिलकर ऑर्थोडॉक्स फैक्शन ने जो हमारे साथ किया है उससे बदला जरूर लेकर रहेंगे। और हम लोगों ने डिमोनिक कल्ट को जाकर ज्वाइन कर लिया, और वहां पर जितने भी बाकी बच्चे कुछ लोग थे हम लोगों ने उन्हें ट्रेन करना चालू कर दिया। और उसी ही वक्त हेवनली डिमोनिक कल्ट का जन्म हुआ, और उस पूरे के पूरे कल्ट ने मिंग डायनेस्टी और पूरे के पूरे वर्ल्ड पर रूल किया। और वह इस तरीके से अपनी कहानी सुनाने में लगा हुआ होता है और उस कहानी में इतना मग्न हो जाता है कि आसपास पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता, और मन में सोच तो कहने में लगा हुआ होता है कि ये लोग मेरी कहानी सुनने के बाद इतने ज़्यादा शौक हो चुके हैं कि अब ये लोग कुछ भी कह नहीं सकते। और लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो वहां पर कई लोगों की भीड़ लग जाती है और सभी लोग कहने में लगे हुए होते हैं कि आखिरकार ये बंदा क्या कहने में लगा हुआ है। इसकी जो स्टोरी है वो वाकई में बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसकी स्टोरी सुनने के बाद तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि हमने कोई नोवेल पढ़ने में लगे हुए हैं यहाँ पर। ये बात सुनने के बाद एमसी गुस्सा होते हैं उनसे कहने लगता है कि तुम अपने शब्दों पर ध्यान रखो। तुम्हें पता भी है कि वो समय हमारे लिए कितना ज़्यादा खतरनाक था और कितना ज़्यादा कष्ट भरा था। और सभी लोग एक्साइटेड से भर जाते हैं और वो हमारे एमसी से पूछ लगते हैं, अच्छा ठीक है वो सब छोड़ो, तो हमें आगे की स्टोरी सुनाओ। आखिरकार इसके आगे क्या हुआ? हमने इस तरीके की नोवेल कभी भी नहीं पढ़ी अपनी लाइफ में। ये नोवेल वाकई में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या जो हेवनली डिमोनिक कल्ट है उसका जो बदला पूरा हुआ था उस ऑर्थोडॉक्स फैक्शन से, तो आखिरकार जो मेन कैरेक्टर था वो कितना ज्यादा पावरफुल था। ये बात सुनने के बाद एमसी की सटक जाती है और गुस्से में उन सभी पे चिल्लाते हैं, उससे कहने लगता है कि तुम्हें लगता है कि मैं कोई कहानी सुनाने में लगा हुआ हूँ तुम लोगों को, और कि तुम्हें क्या लगता है तुम इसे एक्सेप्ट करने में लगे हो कि जो कोई मार्शल आर्ट्स नोवेल है। तुम्हें पता भी है कि उस समय मुझ पर कितनी ज्यादा गुजरी थी, वो किसी हेल के समान था। तभी जो चश्मुद्दीन वाला बंदा होता है वो अपना बैग खोलता है और उससे कहने लगता है कि मुझे पता है तुमने अभी जो पिया था, सोजो पी थी, वो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग थी। अब जो मैं निकालने वाला हूँ वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रीसियस है, लेकिन फिर भी अब मैं तुम्हारे लिए ये खोलने वाला हूँ इस बोतल को। और तभी पे कुछ 2 तरह की बोतल्स निकाल लेता है। अब मैं इन बोतल्स की ब्रांडिंग के बारे में बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करने वाला। 2 बोतल्स हैं बस, और 2 बोतल्स हैं नशे की, पौए की, सीधे शब्द में कहेंगे हम तो। और वह एक्सप्लेन करने कहने लगता है कि ये किसी जन्नत के बराबर है अगर हम इन दोनों बोतल्स को मिलाकर पिए तो। अगर मैं सिर्फ तुम्हें तभी देने के लिए तैयार हूँ अगर तुम बाकी की स्टोरी भी हमें सुनाने के लिए तैयार हो तो। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि मैं तुम आगे की स्टोरी तभी सुनाऊंगा जब तुम मुझे चखाओगे, अगर ये बाकी में बहुत ज़्यादा टेस्टी हुई तो। और वह बंदा 2 ड्रिंक्स को आपस में मिलाने लगता है। जब हमारा एमसी उसको इस तरीके से ड्रिंक मिलाते हुए देखता है तो उसके मुंह से लार टपकने लगती है। भाई कितना कितना पीना चाहता है, इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड है भाई। और जब वह उस ड्रिंक को मिलाने में लगा हुआ था तभी वहां पर एक जोरदार लाइट चमकती है, जिसके कारण बहुत ज्यादा सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और खासकर हमारा एमसी और ज्यादा एक्साइटमेंट से भर जाता है और उससे कहने लगता है कि ये एनर्जी तो वाकई में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से भरी हुई है। और जो बंदा उसको मिक्स करने में लगा हुआ था वो भी और ज्यादा शौक से भर जाता है और उससे कहने लगता है तुम बेवकूफ कहेंगे, आखिरकार जो मैं ड्रिंक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ये कैसे हो सकती है, इतनी ज्यादा लाइट कैसे दे सकती है। और तभी जो किम होता है वो कहने लगता है घबराते हुए, ओ शिट, लगता है कि जिस बारे में मैंने सुना था वो ये तो वैसी सिचुएशन फंस गई है। अब लगता है कि यहाँ पर एक गेट ब्रेक है, मतलब गेट बन रहा है। और तभी वहां पर एक स्पिरिचुअल एनर्जी का रिलीज होती है और वह लोग सभी के सभी अपने आप को एक अनजान सी जगह पर पाते हैं जो कि पूरी तरीके से खाली होती है और हवा में पत्थर उड़ने में लगे हुए होते हैं। और तभी हमारा एमसी उससे पूछने लगता है कि आखिरकार यह कौन सी जगह है, क्योंकि हमारे आसपास जितने भी लोग थे वह सारे के सारे लोग भी यहाँ पर आ गए हैं। ये जगह पूरी तरीके से प्लेन है, लेकिन साफ साफ देखकर पता चलता है कि ये जगह पूरी तरीके से आर्टिफिशियली बनाई गई है। यहाँ पर कोई भी नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं है और ना ही यहाँ की जमीन में मैं किसी तरह के कीड़े मकोड़ों को महसूस कर सकता हूँ। और सभी के सभी लोग वहाँ पर चिल्लाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ है यहाँ पर, और हम लोग ऐसी कौन सी जगह पर है। तभी उनमें से एक बंदा कहने लगता है क्या यह कोई गेट नहीं है। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। जो एसजी है वो अभी भी गेट्स को क्लियर करने में लगी हुई और उन्हें पता है कि गेट्स कब और कहाँ और कैसे बनने वाले हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी अचानक से वो बंदा ऊपर उड़ते हुए किसी चीज को देख लेता है, जिसको देखकर वो शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार यह क्या चीज है, ये कौन है। और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आसमान में कोई उड़ने लगा है और सभी लोग उस आसमान की तरफ देखने लगते हैं। और हमारा एमसी भी उससे कहने लगता है उसको देखने के बाद मन में सोचते हुए कि ये लेविटेशन टेक्निक का इस्तेमाल करने में लगा हुआ है। तभी वहां पर वो बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और कहने लगता है कि आपका स्वागत है,
और मैं D1C हूँ और इस मिशन का मैनेजर। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ कि आप सभी को चुना गया है इस गेट को क्लियर करने के लिए। तभी हमें सेफ गेट यानी कि SG सियोल ब्रांच कमांड एंड कंट्रोल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हर तरफ सिर्फ रेड 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 होता है और वहाँ का जो मैनेजर होता है, जो ऑफिसर्स होता है, वो कह रहा होता है कि इस गेट की सारी डिटेल्स मुझे अभी के अभी चाहिए। तभी हमें इस बंदे के इंफॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है कि ये SG सियोल ब्रांच के में जन हान जीहू है। भाई मुझे नहीं पता, जो भी आप समझ जाना। और वो सारी की सारी एनर्जी को डिटेक्ट करने में लगे हुए होते हैं। वो सभी लोग कहने लगते हैं कि ये सिचुएशन क्लियर है, ये सिचुएशन क्लियर है। और तभी अचानक से एक नोटिफिकेशन आता है कि लेवल 9 का एक गेट ओपन हो चुका है। और जो वर्कर होता है वो काफी ज्यादा शॉक में होते हुए उससे कहने लगता है, हे डायरेक्टर, सियोल स्टेशन का जो गेट है उसका जो डेंजर लेवल है वो लेवल 9 है, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा है। ये सुनने के बाद वह डायरेक्टर और ज्यादा शॉक से भर जाता है और कहने लगता है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ का जो गेट है वो ऑलमोस्ट ब्रेक होने वाला है। आखिरकार यहाँ की जो सिचुएशन है वो ऐसी कैसी हो गई। तभी जो वर्कर होता है वो उससे कहने लगता है कि कुछ मूवमेंट पहले ये गेट वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन हमारे जो सेंसर्स हैं उन्होंने अचानक से डिटेक्ट कर लिया उस गेट को। तभी डायरेक्टर से कहने लगता है कि हाँ सही हुआ, सियोल स्टेशन की जो भी CCTV कैमरास की फुटेज है वो निकाल कर लाओ और मुझे बताओ कि उस स्टेशन के पास सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट रेंज में कौन सा हंटर मौजूद है। तभी वो बताने लगता है कि 1 लाख का हंटर सन चांगसू उसके आसपास ही रहता है उस इलाके के। तभी डायरेक्टर उससे कहने लगता है कि जल्दी से उसे कॉल करो और उससे कहो कि उस गेट की तरफ बढ़े और तुम मुझे बताओ कि इस गेट की रेटिंग क्या है। तभी वो बताने लगता है कि मुझे लगता है कि इस गेट की रैंक E रैंक नहीं, शायद D रैंक है। तभी डायरेक्टर मन में सोचते कहने लगता है कि अगर समय पर इस गेट को क्लियर नहीं किया गया तो जो गेट है वो ब्लास्ट हो जाएगा, जिसके कारण इसका जो रेडियस है वो मतलब जितना जो धमाके का जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो काफी ज्यादा खतरनाक होगा। और किसी गेट के एक्सप्लोजन की जो पावर है वो उसकी रैंक पर डिपेंड करता है, मतलब किस तरीके से जो बॉम्ब है वो कितना ज्यादा पावरफुल है। ऐसा अगर वो गेट वाकई में ब्लास्ट हो गया तो आसपास का जो इलाका है सियोल स्टेशन का वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। वहाँ की सड़कें, रोड, कंपनीज सब कुछ तबाह हो जाएंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में वहाँ के एयरपोर्ट पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। आसपास की जितनी भी कंपनियां हैं वहाँ का बिजनेस है वो भी ठप पड़ जाएगा और वह पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। तभी जो वर्कर होता है वो एक्सप्लेन करने लगता है और उससे कहने लगता है कि हम जिससे एक्सपेक्ट किया गया है कि कितने लोग उस गेट में इफेक्ट पड़ा है उन लोगों को, वो सभी के सभी लोग होमलेस ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है और आसपास के जाने वाले लोग हैं। तभी दूसरा वर्कर कह रहा होता है उस बंदे से कि तुम A रैंक के हंटर जल्दी से जाओ, उस गेट को ब्लास्ट होने में अभी भी 4 मिनट बचे हुए हैं। तभी अचानक से वो बंदा सरप्राइज होते हुए कहने लगता है, डायरेक्टर उस गेट की तरफ देखिए तो जरा। और वो इन्फॉर्म करता है डायरेक्टर को कि जो गेट है वो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। जब डायरेक्टर को ये बात पता चलती है तो वो कभी शौक से भर जाता है और कहता है, हे भगवान ये क्या हो गया। तभी कहानी वहां पर आती है जिस समय पर वे लोग गेट में एंटर किए गए थे और जो मैनेजर होता है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहा होता है और वो सभी को इस बात के लिए मुबारकबाद दे रहा होता है और कह रहा होता है कि इस गेट में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो टोटल मिलाकर 214 है। तभी वहाँ के आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो घबराते हुए कहने लगता है कि मुझे यहाँ से बाहर जाना है, मैं इस गेट में और ज्यादा चक्कर में नहीं फंसना चाहता। आखिरकार जो SG है वो कर क्या रही है और हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ पर अभी तक कोई आया क्यों नहीं है। और तभी मैनेजर उन सभी से कहने लगता है कि इस गेट को क्लियर करने के लिए तुम्हें 7 डेज तक इस गेट में सर्वाइव करना है और मॉन्स्टर्स को मारना है। और सभी के सभी को सिस्टम स्कैन करने लगता है और कहने लगता है कि एक बार सभी का सिस्टम स्कैन कंप्लीट हो जाए तो तुम लोग अपने सिस्टम इन्वेंटरी को ओपन कर सकते हो और उसमें से अपने इच्छा अनुसार वेपन को निकाल सकते हो और तुम वहां पर अपने स्किल्स को, अपने एक्सपीरियंस लेवल को और क्वेस्ट को चेक कर सकते हो और स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन विंडो को भी चेक कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। तभी जो किम होता है इस बात को, इस सिचुएशन को देखकर काफी तक घबराया होता है और कह रहा होता है कि जो SG है वो वाकई में बहुत ऑलरेडी अच्छी तरीके से डेवलप हो चुकी है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा रेयर है कि जो आम लोग हैं वो इस तरीके की सिचुएशन में फंसे। और तब वो स्टेटस विंडो कहता है तो उसके सामने एक सिस्टम की नोटिफिकेशन आ जाती है। यहाँ पर उसकी डिटेल्स बताई जाती है कि इसका नाम किम इन चांग है, लेवल 1 स्टेमिना 12, स्ट्रेंथ 13, एंड्योरेंस 6, एबिलिटी 4, एक्सप्लोसिव पावर 9, स्पीड 6, रीजनरेशन 3, फिजिकल रेजिस्टेंस 13, मैजिक रेजिस्टेंस 0। और तुम्हारे इक्विप्ड आइटम की बात करें तो यहाँ पर कोई भी इक्विप्ड आइटम नहीं है तुम्हारे पास और अपनी इच्छा अनुसार अपनी इन्वेंटरी से कोई भी एक आइटम चुन लो। ना तुम्हारे पास कोई स्किल है, ना ही कोई तुम्हारे पास र्यून्स है, ना ही उसकी कोई ब्लेसिंग। ये सुनने के बाद, देखने के बाद कहने लगता है कि किसी एवरेज पर्सन से थोड़ी सी हायर स्टेट से मेरे, लेकिन हमारे MC को इन सब से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो कह रहा होता है सिस्टम को देखने के बाद, आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ है। और तभी वो जोड़ो जोड़ से चिल्लाने लगता है, हे पर्पल गाय उड़ने वाले ऊपर चुंदरी, अबे ऊपर उड़ते हुए चमगादड़ थे, मेरी बात ध्यान सुनो। और बाकी के लोग जब हमारे MC को चिल्लाते हुए देखते हैं तो वो शौक से भर जाते हैं और हमारा MC चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है, ओ चमगादड़ मुझे तुमसे कुछ पूछना है। लेकिन भाई किम ये देखने के बाद पसीने पसीने हो जाता है और उससे कहने लगता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और हमारा MC इस गेट के बारे में पूछने लगता है लेकिन बाकी के लोग जाकर उसका मुंह बंद कर देते हैं
और कहने लगते हैं क्या तुम शांत नहीं रह सकते? अगर तुम यहाँ पर इस मैनेजर को यहाँ पर गुस्सा दिला दोगे तो हमारे लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। क्या तुम सिचुएशन को समझ नहीं सकते? लेकिन यहाँ पर हमारे एमसी की और तो सटक जाती है और वो उस उड़ते हुए चमगादड़ को और ज्यादा गालियां देते हुए उससे कहने लगता है, हे बास्टर्ड कहीं के, क्या तुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुझे बुलाने में लगा हुआ हूँ? तू नीचे नहीं आ सकता क्या? तेरी औकात दिखानी पड़ेगी तुझे? ये सुनने के बाद वो बाकी के लोग और ज्यादा डर जाते हैं और घबराते, कहने लगते हैं कि तुम अपना मुंह बंद रखोगे। और सारी की सारी सिचुएशन को वो मैनेजर देखने में लगा हुआ होता है और गायब होते उनसे कहने लगता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट बची हुई है और तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम वेपन चुन सकते हो 10 मिनट के अंदर, वो जो कि तुम्हारे इन्वेंटरी में मौजूद है। और उसके बाद 30 मिनट बाद यहाँ के जो मॉन्स्टर अटैक करना तुम पर स्टार्ट कर देंगे। और वो पूरी तरीके से वहां से गायब हो जाता है और कहने लगता है कि इन 7 दिनों के लिए मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहता हूं। और वह मैनेजर वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद बाकी के जो लोग होते हैं वो हमारे एमसी पर गुस्सा करते चिल्लाते हुए कहने लगे होते हैं, क्या कर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? क्या तुम हम सभी को मरवाना चाहते हो? और सभी के सभी लोग अपनी इन्वेंट्री से अपने अपने वेपन को चुनने लगते हैं और हमारा एमसी भी टोटल कंफ्यूज होता है कि आखिरकार ये इन्वेंट्री क्या है। और जैसे वो इन्वेंट्री कहता है तो वहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं और सिस्टम कहने लगता है कि तुम अपनी इच्छा अनुसार एक वेपन को सिलेक्ट कर सकते हो और एक बार 10 मिनट गुजर जाए तो तुम उसके बाद अपने वेपन को सिलेक्ट नहीं कर सकते। और हमारा एमसी को घंटा समझ नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है और उस हाथ से उस सिस्टम को हटाते उससे क्या लगता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। अब मुझे इस फालतू चीजों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और तुम जल्दी से हट जाओ मेरे आंखों के सामने से। और जैसे ही वो अपने हाथ को घुमाता है तो गलती से उसका हाथ इस बटन पर दब जाता है और उसके हाथों में एक रॉड टाइप की आ जाती है। तभी किम उसके पास आता है एमसी को और उससे कहने लगता है, तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम इस तरीके से मैनेजर से क्यों बात करने में लगे हुए थे? अगर तुम उस मैनेजर को यहाँ पर गुस्सा दिला देते तो उसका जो इफेक्ट है वो हम सभी पर पड़ता। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मैं तो बस उससे कुछ पूछना चाहता था। किम उसकी ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि तुम वाकई में एक नंबर के क्रेजी बंदे हो यार। और तभी वो हमारे एमसी का हाथ पकड़ता है और उससे कहने लगता है कि तुम हमें फॉलो करो। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि आखिरकार हम तुम्हें फॉलो क्यों करें भाया? तभी जो किम होता है उससे कहने लगता है कि तुम हमेशा मेरे पीछे रहोगे ताकि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकूं। तभी जो टकला होता है वो किम से कहने लगता है, मिस्टर किम, क्या हम लोग इस ऐसा अफोर्ड कर पाएंगे, इसको इस तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएंगे? तभी किम उससे कहने लगता है, तो क्या हम इसे यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दें? और भाई जब इस तरीके से हमारा एमसी उसको नोटिस करता है ना तो भाई ये ऐसी हरकतें करता है, ये पागलों जैसी, सच बता रहा हूँ, हमारा एमसी कभी पागलों जैसी हरकतें करता है। और वो एकदम से कॉन्फिडेंस से कहने लगता है किम से कि तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम बिल्कुल सुरक्षित रहोगे और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और किम उसकी ये बात सुनने के बाद कहने लगता है कि तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है बड़ी, और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हारा वेपन कहाँ है? तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मुझे किसी वेपन की जरूरत नहीं है इसलिए मैंने वेपन को नहीं लिया। तभी किम उससे कहने लगता है कि तुम बेवकूफ कहीं के, खैर वो सब छोड़ो, मेरे पास डबल वेपन है तो तुम मेरा वेपन को इस्तेमाल कर सकते हो। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन किम और ज्यादा गुस्से से भड़क जाता है और उससे कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि इसे लो। तभी नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा डे 1 का जो अटैक है वो जल्दी स्टार्ट होने वाला है और जिस सिस्टम को नोटिस कर लेता है हमारा एमसी। और इस वक्त किम गुस्से में उससे कह रखता है कि तुम वेपन को लोगे या नहीं लोगे। तभी हमारा जो एमसी होता है वो सामने देखता है और उससे कहने लगता है कि जो अभी अभी जो नोटिफिकेशन था वो अचानक से मेरी आंखों के सामने आ गया और सामने से देखो, सामने से ऐसा दिख रहा है, लग रहा है जैसे कि 500 लोग आने में लगे हुए हैं, मुझे 500 लोगों की एनर्जी महसूस होने में लगी हुई है। वो है लोग अचानक से यहाँ पर आ गए, पहले तो यहाँ पर कोई भी नहीं था। और जब वो ध्यान से उनको देखता है तो कहने लगता है नहीं, ये लोग ह्यूमंस नहीं है, ये लोग मॉन्स्टर्स हैं और इनका जो वजन है वो कम से कम 120 किलोग्राम होगा। और बात करें इनके नंबर्स की, स्पीड्स की और इनकी स्ट्रेंथ की तो ये साफ साफ देखकर इन्हें पता चलता है कि जो नॉर्मल ह्यूमंस हैं उनकी स्ट्रेंथ के मुकाबले में इन्होंने ऑलरेडी उनको सरपास कर लिया है। और सारे के सारे जो मॉन्स्टर होते हैं वो हमारे एमसी और हमारी टीम पर अटैक कर देते हैं। और जब भी किम उनको देखता है तो कहने लगता है चिंपांजीज, और बाकी के जो साथी होते हैं वो अपनी जान बचाकर डर कर भागने लगते हैं और कहने लगते हैं शिट, हम लोग कहाँ फंस गए, जरा उनके साइज को तो देखो, अगर ये लोग अपने पैरों पर खड़े हो गए तो इनका जो साइज है वो कम से कम 3 से 4 मीटर तक होगा। तभी उनमें से कुछ लोग होते हैं वो काफी तो कॉन्फिडेंस से भर जाते हैं लेकिन घबराए भी हुए होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये बस कुछ चिंपांजीज हैं, हम इन्हें आसानी से निपट लेंगे, इनसे हमें डरने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो। और कहने लगता है कि सभी के सभी लोग ग्रुप में अटैक करेंगे और इनकी सारी सारी बातें हमारा एमसी सुनने में लगा हुआ होता है और मन में सोचते कहने में लगा हुआ होता है कि इन मॉन्स्टर की जो क्वालिटी है वो ह्यूमंस के मुकाबले में काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी के सभी लोग वाइप आउट हो जाएंगे। और वह आगे बढ़ने लगता है। जबकि मुझे देखता है इस तरीके से करते हुए तो वो शौक होते हुए क्या लगता है, वांगो आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? और चिल्लाते हुए रोकते हुए उसे कहने की कोशिश करने लगता है कि आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो, जल्दी से वापस आ जाओ। और लोगों ने की कोशिश करने वाला ही होता है तभी उसके जो साथी होते हैं उसे पकड़ लेते हैं किम को आगे जाने से और कहने लगते हैं कि आगे जाना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तुम ग्रुप को छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन किम यहाँ पर अभी भी हमारे एमसी की चिंता करने में लगा हुआ होता है और कह रहा होता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जल्दी से वापस आ जाओ बड़ी। इस तरीके से तुम चलते रहे तो ये तुम्हारी जान के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। और लेकिन हमारा एमसी को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, वो ऑलरेडी इतना पावरफुल है कि उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो डायरेक्टली उन मॉन्स्टर की यानी कि उन चिंपांजीज की तरफ बढ़ने लगता है बिना रुके। और वो चिंपांजीज सारे मिलकर हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं और जैसे ही वो चिंपांजीज अटैक करने लगते हैं तो जो हमारा एमसी है
तो और वो हमारा एमसी उस पर अटैक करते देखता है तो कहने लगता है कि चलो अब इन्हें दिखाने दो कि हमारा जो हेवनली डिमोनिक कल्ट है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है और क्या रूल्स है हमारे। और सारे के सारे जो मेंबर्स जो चिंपांजीज होते हैं वो एक साथ कूद पड़ते हैं हमारे एमसी पर और हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं हो जाता है। और ये ऐसी सिचुएशन देखने के बाद वहाँ पर इतने भी लोग होते हैं वो काफी तो शौक और सरप्राइज से भर जाते हैं और चिंपांजीज की जो सिचुएशन है वो थोड़ी शांत हो जाती है वहाँ पर। और चिंपांजीज को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि जिस जगह पर हमारा एमसी होता है वो वहाँ से गायब हो चुका होता है और वो टोटली कंफ्यूज हो रहे होते हैं सारे के सारे चिंपांजी ये सब देखने के बाद। तभी हमारा एमसी वहाँ पर एक चिंपांजी के सर पर खड़ा होता है और उससे क्या लगता है कि सबसे पहले तो हमारे डिमोनिक हेवनली डिमोनिक कल्ट का जो पहला डॉक्ट्राइन है उसके बारे में बताता हूँ कि तुम हमेशा हेवनली डिमोनिक गॉड को गॉड को उनकी रेस्पेक्ट करोगे, उनका सम्मान करोगे और उन्हें पूजोगे। और जैसे ही हमारा एमसी उसके सर पर अपना कदम रखता है तो वो मॉन्स्टर उसे पकड़ने की कोशिश तो करता है लेकिन वो जंप कर जाता है वहां पर और कहने लगता है हमारा एमसी उससे, खैर अब मुझे तुम्हारी फिजिकल एबिलिटी के बारे में थोड़ा आइडिया तो हो ही चुका है कि आखिरकार तुम कितने पावरफुल हो, और चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम और ज्यादा कितना झेल सकते हो मेरी पावर को और कितना ज्यादा देर तक तुम टिक पाओगे। और बाकी जब चिंपांजी इतना ज्यादा डरावना लुक देखते हैं हमारे एमसी का तो वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। और यहाँ पर हमारा एमसी फाइनली उन चिंपांजी की बैंड बजाना चालू कर देता है कि कर और जैसे वो अपने अटैक को बीच सेंटर में रिलीज करता है ना तो वहां पर एक लाइट बीम निकलती है तो आसपास के जितने भी चिंपांजीज होते हैं वो वहीं पर तबाह हो जाते हैं। और ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा डरावना सीन था और इसी के साथ हमारा पहला पार्ट खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सब अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि कभी भी इसका नेक्स्ट चैप्टर या पार्ट आता है तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए तो अपडेट्स आपको इसी तरीके से मिल पाएंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, sayonara, signing out।